नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं पेपर डिस्कस करूंगी 2017 का। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा हिंदी। हिंदी 2017 के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की क्लास में मैं वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लास्ट टाइम 2018 में भी वैकेंसी आई थी इसकी, तो उसके भी मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो पहले ही क्लियर कर लिए हैं, मतलब पहले ही मैंने उसकी क्लासेस ले ली है। तो आप में से यदि किसी ने वो क्लासेस नहीं अटेंड करी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी क्लासेस भी ले सकते हैं। 2018 के पेपर में हिंदी के डिस्कस कर चुकी हूँ, आज की क्लास में मैं 2017 के हिंदी के पेपर डिस्कस कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा है। तो हमें यहाँ बताना है कि वृंदावन लाल वर्मा कौन है। ऐतिहासिक उपन्यासकार, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार या पौराणिक उपन्यासकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा है एक ऐतिहासिक उपन्यासकार। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रश्न है कि वृंदावन लाल वर्मा कौन है, तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेवाती बोली आती है। हिंदी भाषा के इतिहास से अब ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो बोली है, ठीक है, ये बोली का भी नाम लिखा है मेवाती बोली, किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, है ना। तो हमें बताना है इसका आंसर, और इसका आंसर है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 उपभाषाएं हैं जिनमें 18 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 18 बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन व्यापम आंसर 18 नहीं 17 लेकर चल रही है। बोलियां 18 ही है लेकिन व्यापम 17 लेकर चल रही है, तो हमें भी 17 ही ध्यान में रखना है। और मेवाती बोली किसके अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी हिंदी में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो इसमें 4 बोलियां बोली जाती हैं। 17 में से 4 तो राजस्थानी में ही बोली जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह वाक्य है निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशाबोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। तो देखो, निषेध परक संरचना की यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसी संरचना है या एक ऐसा वाक्य है जहां पर नकारात्मकता का बोध होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आते हैं। विनम्रता सूचक संरचना यानी कि जहां पर विनम्रता सूचक भाव हो या विनम्रता का भाव हो, इस प्रकार की यदि कोई वाक्य है तो वो विनम्रता सूचक संरचना में जाएंगे। दिशाबोधक संरचना यानी कि जो दिशा का बोध कराते हैं, जिन वाक्यों के कारण दिशा के बारे में पता चलता है। और विधि सूचक संरचना वह होती है जहां पर कार्य का साधारण रूप से होना पाया जाए। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वह भी विधि सूचक संरचना, विधान सूचक संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। यहाँ पर निषेध परक संरचना नहीं है, यहाँ पर विनम्रता सूचक संरचना भी नहीं है, दिशा का भी बोध नहीं हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला विधि सूचक संरचना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला विधि सूचक संरचना। यथास्थान पद में समास है। अव्ययी भाव समास, विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो समास क्या होते हैं? ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, सम धन आस के मेल से। और समास में जो शब्द होता है वह संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। यथास्थान शब्द में है अव्ययी भाव समास। क्यों है अव्ययी भाव समास? क्योंकि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जहां पर कुछ उपसर्ग आते हों। तो यथा एक उपसर्ग है जो कि अव्ययी भाव समास की पहचान के अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1st वाला अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, खग, अंडज या उक्त सभी। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची है उक्त सभी। द्विज भी है, खग भी है और अंडज भी है। ये चारों ही पर्यायवाची हैं किसके? पक्षी के। पर्यायवाची शब्दों से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हर तरह के टॉपिक आपको इसमें देखने के मिलेंगे। जेल प्रहरी के टोटल 17 टॉपिक है। मैं बता चुकी हूँ ये सारी ही चीज़ें कि आपको कितने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। ये केवल अभी रिविजन क्लास चल रही है, और यदि किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो वो भी मैं आपको साथ में सॉल्व कराते चल रही हूँ। कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है उद्वेग से दिल धड़कना, उक्त से भी, आशंका से दिल का धड़कना या हर्ष से दिल का धड़कना। तो इसका आंसर है उद्वेग से दिल का धड़कना। कलेजा उछलना मुहावरे का आशय क्या है? उद्वेग से दिल का धड़कना। शशि का विलोम शब्द है तरनी, दिवस, तारे या गगन। तो देखो, दिवस तो होगा नहीं शशि का विलोम, तारे भी नहीं है, गगन भी नहीं है। इसका जो विलोम है वो है तरनी। क्या है? तो शशि का विलोम है तरनी।
क्वेश्चन नंबर 8 है गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थी। वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विदिशा बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। तो ये विनम्रता सूचक संरचना क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थी, यहाँ पर ये तो नहीं होगा। यहाँ पर दिशा का भी बोध नहीं हो रहा है, यानी दिशा वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का साधारण वाक्य नहीं है, या तो कार्य का करने का भी ऐसा कुछ बोध नहीं हो रहा है। गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थी, यहाँ स्थान का बोध हो रहा है कि गोपियां कहाँ मिला करती थी, यही इसी स्थान पर श्री कृष्ण से मिला करती थी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 8 का फर्स्ट वाला, स्थान बोधक संरचना। आपको यदि कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शंस को कट करो, आप गलत ऑप्शंस के यदि पहचान करोगे तो सही आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। निष्कपट में संधि है, संधि शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है और वो 2 शब्द हैं सम धन दी। अच्छा, संधि में निष्कपट में कौन सी संधि है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है और इसका विच्छेद होता है निष्कपट का निहि धन कपट। क्या होता है इसका विच्छेद, तो इसका विच्छेद है निहि धन कपट। अब निहि धन कपट बोला है तो ऑप्शन देखो, गुणस्वर संधि, यस्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका आंसर है विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है विसर्ग का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। वैभव शब्द का पर्यायवाची बता दो भाई जरा जल्दी से। महत्ता, शक्ति, उक्त सभी, ऐश्वर्य। तो वैभव शब्द का पर्यायवाची है उक्त सभी। महत्ता भी है, शक्ति भी है और ऐश्वर्य भी है, तीनों है, इसलिए आंसर हमने क्या लिया 3rd वाला, उक्त सभी। अगला प्रश्न है हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है पदपालय, पादप शास्त्री, उद्यान विशेषज्ञ, पादप विज्ञानी। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है उद्यान विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd वाला। नेब्यूला का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, आदर्शात्मकता, निहारिका, आमिश्रित या तट संबंधी। तो नेब्यूला का हिंदी पारिभाषिक शब्द है निहारिका। देखो ये ना प्रशासनिक शब्दावली से प्रश्न पूछा गया है जिसमें इंग्लिश में शब्द रहता है और हमें उसका हिंदी में अर्थ बताना रहता है ऑप्शंस को देखकर। ठीक है, तो 1 से 2 नंबर का ये हर सेट में आया था। ऋण शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या देशज। तो संकर शब्द क्या होते हैं, पहले तो ये सुनो, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल को संकर शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो ये पूर्ण रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो ये संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द अर्थात हिंदी के शब्द होते हैं। देशज शब्द यानी देशी शब्द जिनका जन्म क्षेत्रीय भाषा, जिनका जन्म जो है वो सीमित क्षेत्र में हुआ है या हमारे देश के अंदर ही हुआ है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब ऋण शब्द क्या है, तो ये है कि तत्सम शब्द। क्या है, तो ये एक तत्सम शब्द है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी होगी तो मैंने एक क्लास इसमें तत्सम तत्वों की पहचान की भी ली थी, उसकी ट्रिक की क्लास ली थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको ट्रिक भी मिल जाएगी। अब तब करना मुहावरे का आशय है आजकल करना, टालमटोल करना, बहाना करना या उक्त सभी। तो आपको इसमें हमें बताना है कि अब तब करना मुहावरे का आशय क्या है। चलो इसका आंसर आप दोगे क्या कमेंट बॉक्स में, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपका आंसर सुनना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। चलो आप आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है समागम, दलित साहित्य, नया अनुदय या दस्तावेज। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित एक साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम क्या है, समागम। समागम जो है वह मध्य प्रदेश से प्रकाशित एक साहित्यिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 16 है ज्ञान मंडल वृहत हिंदी कोश में लगभग 15,000 1,50,000 शब्द हैं, ठीक है, 1.5 लाख है। वाक्य, तो ये वाक्य है क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। तो थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करना। आज्ञा सूचक वाक्य वह होते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए या जहाँ पर किसी प्रकार की प्रार्थना की जाए। इच्छा सूचक वाक्य नाम से ही समझ जाओ जहाँ पर किसी प्रकार की इच्छा प्रकट हो। विधानवाचक वाक्य वह होते हैं जहाँ पर कार्य के करने होने का वो बोध हो, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो भी किस में जाते हैं, विधानवाचक वाक्य में। संकेतार्थक वाक्य वे होते हैं जहाँ पर किसी वाक्य, जहाँ पर संकेत किया जाए और जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। तो ज्ञान मंडल वृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं। इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा नहीं है, इच्छा नहीं है, संकेत भी नहीं किया जा रहा है, ये एक प्रकार का साधारण वाक्य है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd वाला। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है संभवतः आज वह अवश्य आएगा, वह छत पर से गिर पड़ा, आजकल 100 रुपए में क्या आता है,
प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। तो इसका सही आंसर है आजकल 100 रुपए में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, कि आजकल 100 रुपए में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। तो देखो मधुरतम बोल रहे हो तो सबसे क्यों लगा रहे हो, सबसे लिखा है तो मधुरतम ना लगाओ, दोनों में से एक चीज, क्योंकि ये उत्तमावस्था है। सेकेंड है, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, उसके अंदर कई दोष हैं, ये भी गलत है। आकाश बहुत उच्च है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, सेकंड वाला। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। गाली गलौज, गुड़गुड़, चिरचीर, चिता, चीता। देखो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द वह होते हैं जहां पर शब्द देखने में एक समान लगते हैं लेकिन कुछ छोटे से अंतर के कारण उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब चार ऑप्शन में से ये कौन से नहीं है, तो फर्स्ट वाला गाली गलौज शब्द जो लिखा है ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छा मैंने एक क्वेश्चन ही पूछा है ना अभी आपसे, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। अब ये ऑप्शन है हमारे पास सुत सूत, सुवन सुमन, सुर सूर या सदा सर्वदा। बहुत ही आसान है, दो क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या आंसर देते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ही अब आप सभी को रिप्लाई दिया करूंगी ताकि आपको भी पता चले कि जो आंसर दिया है वो जो आपने आंसर बताया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो नहीं देख पाते हो, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के रिप्लाई दूंगी। तो अब ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको उसका आंसर देना होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आगे के किसी दूसरे टॉपिक के साथ, या आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी हिंदी में टॉपिक वाइज वही कंटिन्यू करना है या फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के ही कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं भाई, अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और भी चाहते हो और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सबको पहली चीज़ तो थम्स अप बटन दबाना है, सबको वीडियो को लाइक करनी है। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि ये जो वीडियो है सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, तब तक।